नई बहू अलका विदा होकर ससुराल आ चुकी थी और नए घर में अपने ससुराल में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश कर रही थी। वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि उसकी वजह से घर में किसी को कोई तकलीफ ना हो और वह अच्छे से इस नए घर में अपने आप को ढाल सके, पर वह जितनी भी कोशिश करती थी वह कम ही पड़ जाती थी। और बात बात में कभी उसे सास के, कभी ननद के और कभी ससुर के ताने सुनने को मिल जाते थे। उसकी समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। ससुराल में सास, ससुर, एक ननद और एक देवर था। देवर दूसरे शहर में नौकरी करता था और अलका का पति इसी शहर में एक प्राइवेट नौकरी करता था। कुछ दिनों के बाद अलका ने ये गौर करना शुरू किया कि जितना मान सम्मान उसके देवर का उसके ससुराल में है, उतना मान सम्मान उसके पति का नहीं है। उसे इसकी वजह समझ में नहीं आ रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दो बेटों में माता पिता इस प्रकार का भेदभाव कर रहे हैं। जहां देवर को हर बात में मालिक बनाकर उसकी राय मशवरा लिया जाता था, वहीं उसके पति और उसकी कोई पूछ ही नहीं होती थी, बल्कि उन्हें एक नौकर समझा जाता था। एक दिन उसने इस बारे में अपने पति से बात की तो उसके पति ने बोला कि इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ यह है कि उसका छोटा भाई एक बहुत ही अच्छी सरकारी नौकरी करता है और माता पिता की नज़र में वह काबिल है, और क्योंकि मैं एक प्राइवेट नौकरी करता हूं तो मैं नकारा हूं। इस पर अलका ने बोला, लेकिन उससे क्या मतलब? आप भी अपना खर्चा चलाते हैं और आपका भाई भी अपना खर्चा चला रहा है। कोई किसी से कुछ मांग तो नहीं रहा और जिसकी जितनी आय है वह उस हिसाब से अपनी जिंदगी चला रहा है। तो इसमें माँ बाप को ऐसा भेदभाव करने की क्या जरूरत है? बेटा तो दोनों ही उनके हैं। पर उसके पति ने कहा कि यह तो जिस दिन से छोटे भाई की सरकारी नौकरी लगी है उसी दिन से मैं झेल रहा हूँ। और अलका ने इस बात पर भी गौर किया कि उसकी छोटी ननद भी अपने छोटे भाई का साथ ज्यादा देती थी और बड़े भाई की कोई इज्जत नहीं करती थी, जबकि ऐसा नहीं था कि बड़ा भाई कोई खराब नौकरी करता था या उसे कोई आर्थिक तंगी थी। सिर्फ यह एक कारण था कि वह सरकारी नौकरी न करके प्राइवेट नौकरी करता था। फिर अलका ने सोचा कि छोड़ो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरा पति तो इतना अच्छा है, मेरा इतना ख्याल रखता है, बाकी उनके बारे में क्या सोचते हैं उससे मुझे क्या। इसी प्रकार से अलका की जिंदगी चल रही थी। कुछ सालों के बाद अलका की ननद की शादी की चर्चा शुरू हो गई और फिर नंद की शादी के लिए छोटे भाई से राय मशवरा लिया गया और बड़े भाई भाभी से कोई राय मशवरा नहीं लिया गया, क्योंकि माता पिता की नज़र में छोटा बेटा ही मालिक था। छोटे बेटे ने फोन पर सारा राय मशवरा दिया और अपनी मालिक गिरी दिखाई और यह नहीं सोचा कि बहन की शादी की जिम्मेदारी उसकी भी उतनी ही है जितनी ही बड़े भाई की। तो चलकर रिश्ता ढूंढने में मदद की जाए। जितनी भाग दौड़ करनी थी बड़े भाई ने की और एक अच्छे घर में बहन का रिश्ता तय हो गया। घर में जितनी तैयारी करनी थी वह भाभी ने की, लेकिन शादी के 2-3 दिन पहले छोटा बेटा आया और मालिक बन गया और पूरे शादी में वही आगे रहा और इसको माता पिता ने अगवा बनाकर रखा, जैसे ही सारा कुछ उसी ने किया हो। और ननद ने भी ऐसा ही किया। छोटे भाई को ही सब कुछ समझा और ननद के ससुराल वालों को भी ये समझ में आ गया कि बड़े भाई की इस घर में कोई औकात नहीं है, सब कुछ छोटा भाई है। अलका और उसके पति को यह बात बहुत खल रही थी, लेकिन वह कर ही क्या सकती थी जब माता पिता खुद ही ऐसे थे कि उन्होंने छोटे बेटे को ही घर का मालिक बना रखा था। खैर, अब ननद की शादी हो चुकी थी और वह अपने ससुराल जा चुकी थी। सब अपनी रोज की दिनचर्या में लगे हुए थे। देवर भी अपनी नौकरी पर जा चुका था। उसके 1 साल बाद देवर की शादी की बात होने लगी और फिर देवर की शादी भी एक अच्छे घर में तय कर दी गई। इस बार भी वही हुआ। अलका और उसके पति की कोई भी सलाह नहीं ली गई, ना ही उन्हें किसी भी मामले में शामिल किया गया। नई दुल्हन घर आ चुकी थी। अलका की देवरानी के रूप में देवर ने 2 महीने की छुट्टी ले रखी थी, क्योंकि ससुराल में घर में वह अपने रूम को और सुंदर बनवा रहा था
और उन्हें घूमने भी जाना था। अलका को याद आ रहा था कि जब वह विदा होकर आई थी तब उसे कैसे एक टूटे फूटे रूम में बिठा दिया गया था और आज देवरानी का रूम देखकर उसे लग रहा था कि कितना फर्क है उसके और देवरानी के रूम में। उसके बाद अलका ने यह भी गौर किया कि वह और उसका पति शादी के बाद कहीं बाहर घूमने जाना चाहते थे, लेकिन सास ससुर ने जाने नहीं दिया था। लेकिन आज जब देवर देवरानी जाना चाहते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है, वह पूरी तरह से स्वतंत्र है। खैर अलका कर ही क्या सकती थी, यह सब तो वह शादी के बाद से देख रही थी। उसके बाद कुछ दिनों के बाद देवर अपनी पत्नी को लेकर अपने शहर चला गया और अलका की रोजमर्रा की दिनचर्या शुरू हो गई। लेकिन देवरानी के आने के बाद से अलका की जिंदगी और भी ज़्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि वह साल में कुछ दिनों के लिए बीच बीच में ससुराल आती थी। क्योंकि वह घर के मालिक बनना चाहते थे तो उसे कोई काम नहीं करना होता था, और जब वह आती थी तो ननद भी आ जाती थी और ये सब मालिक बनकर बैठे रहते थे और अलका को सबकी खातिरदारी करनी होती थी। अलका इन सब में अपने बच्चों का भी ध्यान नहीं रख पाती थी, और इस बारे में जब वह अपने पति से बोलती थी तो उसे भी लगता था कि उसकी पत्नी ही अकेले सारे घर की जिम्मेदारी क्यों निभाए। पर उसे यह भी पता था कि यदि उसने इस बारे में कोई बात की तो माता पिता बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर देंगे। लेकिन ये सब देखते देखते अब अलका तंग आ चुकी थी, जो कि कल की आई देवरानी भी ये समझ चुकी थी कि इस घर में अलका और उसके पति की कोई मान इज्जत नहीं। तो वह भी अपनी जेठानी के ऊपर हावी होने लगी थी और बात बात में जेठानी का मजाक उड़ाने लगी थी। ननद तो मुंहफट पहले से ही थी। अलका ने सास और ननद की बदतमीजी तो बर्दाश्त कर ली थी, पर अब देवरानी की बदतमीजी उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और देवरानी की बदतमीजी थी कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वह जब भी आती अलका का किसी न किसी रूप में मजाक उड़ाती ही थी। पर अब अलका ने सोच लिया था यह सब कुछ ऐसे नहीं चलेगा। अब इस बात का उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और मिलना भी चाहिए। खैर इस बार गर्मी की छुट्टियों में देवर देवरानी पूरे 1 महीने के लिए आए थे। अलका ने सोच लिया था कि अब तक जो होता आया था वह अब नहीं होगा और सबको उनके किए का हिसाब देना ही पड़ेगा। देवरानी के आते ही ननद भी अपने बच्चों को लेकर मायके में आकर बैठ गई और सोच लिया कि चलो अलका भाभी तो हर बार की तरह हमारी चाकरी करेगी। थोड़ी देर में देवरानी और ननद ने देखा कि अलका अपना बैग पैक कर रही है तो उन्होंने तुरंत ही जाकर अपनी माँ को बताया। माँ ने जाकर बड़ी बहू से पूछा, बहू तुम बैग पैक क्यों कर रही हो? तो उसने कहा कि मैं और मेरे पति और बच्चे 15 दिन के लिए मसूरी घूमने जा रहे हैं। काफ़ी टाइम हो गया है, हम कहीं भी बाहर नहीं गए हैं। तब सास जोर से चिल्लाने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम लोगों ने 15 दिन घूमने का प्लान बना लिया और हमें बताना तक जरूरी नहीं समझा। ऐसे कैसे चली जाओगी? घर की जिम्मेदारियां भी कुछ होती हैं। माँ की तेज आवाज़ सुनकर बड़ा बेटा भी दौड़ कर आया और समझ गया कि बस अब कुछ नहीं हो सकता। माँ ने तो तांडव शुरू कर दिया है, अब तो भूल जाओ बाहर जाना। और उसने अलका से बोला कि चलो रहने दो, हम फिर कभी जाएंगे। लेकिन अलका ने सोच रखा था कि उसका पति तो सीधा साधा है, जिसका फायदा इतने दिनों से ससुराल वाले उठा रहे हैं। पर अब और नहीं, अब पानी सर से ऊपर पहुंच चुका था। अलका ने सीधा सा जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, क्यों रखूं? मुझे तो घूमने जाना है मेरे बच्चों के साथ और मैं जाकर ही रहूंगी। क्या जब बेटी मायके आती है तब किसी से पूछ कर आती है? जब मन किया चली आती है? क्या जब इनकी छोटी बहू ससुराल आती है या कहीं घूमने जाती है तो क्या अपनी सास से पूछ कर जाती है? जब दिल करता है चली जाती है। क्या मैं इस घर की नौकर हूँ जो सबके लिए करती रहूंगी? क्या सबके हाथ पैर टूट गए हैं, खुद बनाकर खा नहीं सकते? और यदि मैं ही इस घर में सब करती हूँ तो फिर मुझे इस घर की मालकिन बना दिया जाए। क्या कभी किसी ने मुझे इस घर की मालकिन समझा है? नहीं, बल्कि हम दोनों को इस घर का नौकर समझा है। और वजह
सिर्फ और सिर्फ एक है, और वह है आपका सीधा होना, क्योंकि आपने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। यह सुनकर सास ससुर और जोर जोर से चिल्लाने लगे। साथ में ननद और देवर देवरानी के भी सुर बहुत तेज हो गए। उन्हें लगा कि बस पहली बार इन्होंने जुबान खोली है तो इन्हें यहीं पर रोक देना जरूरी है, नहीं तो उनकी हिम्मत बढ़ती जाएगी। लेकिन अलका ने सोच रखा था कि आज तो इन लोगों को उनकी औकात दिखाकर ही रखनी है। तो जितनी जोर से सास ससुर ने चिल्लाया, उससे दुगनी तेज आवाज में अलका ने जवाब दिया, क्यों नहीं जा सकते? क्या हम नौकर हैं? क्या इस घर की बड़ी बहू का सम्मान और बड़े बेटे का सम्मान कभी हमें मिला है? नहीं, बल्कि घर का मालिक हमेशा छोटे बेटे बहू को बनाया गया है। क्या हमने छोटे बेटे बहू का कर्ज खा कर रखा है? क्या मेरे पति का खर्चा आप लोग या देवर देवरानी चलाते हैं? जी नहीं, मेरा पति अच्छा खासा कमाता है और अपने परिवार का खर्चा चलाता है, फिर भी आप लोगों की गुलामी करता है। क्यों? क्योंकि वह सीधा साधा आदमी है और कोई कलह नहीं चाहता। रही बात आपके छोटे बेटे की नौकरी की, तो हर कोई अपनी अपनी नौकरी करता है, कोई सरकारी तो कोई प्राइवेट। इसका ये मतलब नहीं है कि वह ज़्यादा काबिल है या जो भी है। क्या वह मेरा खर्चा चला रहा है या वह आपको दे रहा है? जो भी कमा रहा है वह अपने आप और अपने परिवार के ऊपर खर्च कर रहा है, ना कि माता पिता भाई बहन बहनोई पर। तो किस बात का गुमान है आप लोगों को? क्या आप लोगों की सेवा आपका छोटा बेटा बहू करते हैं या आपकी बेटी दामाद करते हैं? जी नहीं, मैं ही करती हूँ। और यदि आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपका घर है और इसमें रहते हैं, तो आपका बड़ा बेटा इतना काबिल तो है ही कि आराम से हम लोग अपना एक घर लेकर उसमें रह सकते हैं। हम आपको क्या लगता है प्राइवेट नौकरी करने वाले कम वेतन पाते हैं या आपके छोटे बेटे से आपके बड़े बेटे की कमाई कम है? जी नहीं, ये आपके दिमाग का फितूर है। शायद आपको पता नहीं कि आपके बड़े बेटे की सैलरी आपके छोटे बेटे से दुगनी है, लेकिन आपके दिमाग में जो सरकारी नौकरी का चश्मा लगा है ना, उसकी वजह से आपको कभी बड़ा बेटा दिखाई नहीं दिया। और रही बात इस घर में रहने की, तो अब इस घर में तो मैं एक शर्त पर रहूंगी कि किसी का रौब मेरे ऊपर नहीं चलेगा। बहुत सह लिया मैंने आप लोगों की बकवास को। अब यदि इस घर में साथ साथ रहना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, नहीं तो आपको आपका घर मुबारक। मेरा पति इतना कमाता है कि मैं अपना एक अलग घर लेकर आराम से रह सकती हूँ। आगे आप लोगों की मर्जी, जैसा आपको ठीक लगे। वैसे भी बड़ी बहू ने बहुत दिन सेवा कर ली, अब कुछ दिन छोटी बहू से भी सेवा करवाने का सुख ले लीजिए, क्योंकि अब मेरे ऊपर आप लोगों का हुक्म चलने वाला नहीं। कहकर उसने अपना बैग पैक किया और बच्चों को आवाज़ दी, बच्चों जल्दी आओ, हम लोगों को मसूरी घूमने जाना है। साथ ही साथ पति को कहा कि और भी कुछ लेना है तो बता दीजिए, मैं पैक कर लेती हूँ। माता पिता ने बड़े बेटे की ओर घूरती हुई नज़रों से देखा कि शायद वह अपनी बीवी को कुछ बोलेगा, पर बड़े बेटे ने कुछ भी नहीं बोला और पत्नी से कहा, कुछ नहीं चाहिए, चलो हम चलते हैं। और उसने बस यही बोला कि आप लोग सोच लीजिए, हम 15 दिन के बाद वहाँ से लौटेंगे। आप लोग सोचकर अपना जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि अब आगे की ज़िंदगी तो वैसे ही चलेगी जैसा मेरी पत्नी चाहती है। बहुत दिनों से मेरी पत्नी ने इस घर के लिए कर लिया, अब उसे भी अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। यदि आप लोग चाहते हैं कि हम साथ में रहें तो हमारे हिसाब से ही हम रहेंगे, यदि नहीं तो हम अपनी अलग व्यवस्था करने में सक्षम हैं। यह कहकर वह लोग घर से निकल गए और उसके देवर देवरानी ननद और सास ससुर उन्हें देखते रह गए। अब उनकी समझ में आ चुका था कि अब ये खेल ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। अब उन्होंने अपने हक के लिए आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। ननद को भी समझ में आ गया कि अब मायके में उसकी खातिरदारी करने के लिए उसकी भाभी मौजूद नहीं रहेगी, तो उसने भी जल्दी से अपना सामान पैक कर लिया और बोली, माँ मैं चलती हूँ, मेरी ननद भी छुट्टियों में आने वाली है। ये सब देखकर सासू माँ का दिमाग घूम गया और उन्हें अपना सिंहासन डोलता हुआ नजर आया। उन्होंने छोटी बहू से बोला, बेटा जरा एक गिलास पानी देना।
मुझे तो चक्कर आ रहे हैं और जा अदरक वाली चाय भी बना देना। छोटी बहू ने बोला, माँ जी, क्या आपने मुझे नौकरानी समझ रखा है? मैं तो वहाँ अपने घर में भी कोई काम करती ही नहीं। मैंने तो फुल टाइम मेड रखा हुआ है। तो आपको क्या लगता है मैं ससुराल में काम करूँगी? अदरक वाली चाय तो मुझे भी पीने का मन कर रहा है। हो सके तो मेरे लिए भी एक कप बना दीजिएगा। और हाँ, कल की ट्रेन से मैं वापस जा रही हूँ। मेरे बस का नहीं है यहाँ पर काम करके रहना, आप अपना देख लीजिए, कहकर वह और देवर अपना सामान पैक करने के लिए निकल गए। सास ससुर को समझ में आ गया कि जिसे उन्होंने मालिक बनाकर इतने दिनों तक रखा था वह उनका कितना करने वाले हैं। और उन्हें यह भी समझ में आ चुका था कि अब यदि उन्होंने समझौता करके बड़ी बहू को उसका हक नहीं दिया और उसके साथ उसके अनुसार ढलकर नहीं रहे तो अब वह भी उन्हें पूछने वाली नहीं है। उन्होंने समझौता करने में ही अपनी भलाई समझी और सोचने लगे कि चलो बहू के आने से पहले उसके रूम को बहुत सुंदर सा बनवा देंगे ताकि वह आने पर खुश हो जाए। सासू माँ ने छोटी बहू को बोल दिया कि तुम्हें कल जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम आज ही जा सकती हो, क्योंकि ये घर मेरा है। तो मैं तय करूँगी कि यहाँ कौन रहेगा और कौन नहीं, और मैं ये तय करती हूँ कि इस घर में मेरे बड़े बेटा बहू मालिक मालकिन बनकर रहेंगे। और आज तक उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसे मैं दूर करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि बुढ़ापे में हमारा बड़े बेटा बहू के अलावा कोई करने वाला नहीं। और हाँ, तुम अदरक वाली चाय अपने शहर जाकर अपनी मेड से बनवा कर पी लेना, क्योंकि मैं तुम्हारी मेड नहीं हूँ। मुझसे जो गलती हुई थी वह मुझे समझ में आ चुकी है और अब मैं उसे सुधार लूँगी। समय रहते तुम भी सुधर जाओ, नहीं तो वक्त अच्छे अच्छे को ठीक कर देता है। तुम्हारी भी गलती नहीं है, तुम्हें भी सह हमने ही दी थी। जब हम सुधर रहे हैं तो तुम भी सुधर जाओ तो अच्छा रहेगा। इसके साथ ही सासू माँ ने अपनी बेटी को भी फ़ोन लगाया और बोला कि आइंदा जब भी मायके आना हो तो ये सोच कर आना कि बड़ी भाभी की इज्जत करनी है और साथ ही घर के कामों में उसका हाथ भी बटाना है। और यदि ऐसा नहीं कर सकती तो मायके आने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें भी बढ़ावा मैंने ही दिया था, तो आज मैं उस गलती को ठीक कर रही हूँ। आज मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ कि अपने बच्चों में भेदभाव करके माता पिता ही अपने बच्चों को आपस में दुश्मन बना देते हैं। यदि वह बच्चों को बराबर प्यार व सम्मान दे तो बच्चे कभी भी एक दूसरे के दुश्मन नहीं बनेंगे। और ये गलती हमें समझ में आ गई है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।